सभी साथियों को नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद। आप सभी साथी जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाइए। मैं कुछ देर आपके लाइव जुड़ने का इंतज़ार करूंगा, जिससे कि मैं अपनी बातों को आप सबके सामने रख सकूं और कुछ सवाल आपसे पूछ सकूं, आप कुछ सवाल मुझसे पूछ सकें। तब तक आप सभी साथी लोग जल्द से जल्द लाइव जुड़िए। प्लीज़ सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आप लोग लाइव जुड़िए और जो भी बातें होंगी, जो चल रहा है लाइव वीडियो, इसको आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा प्लीज़। साथियों, कल मैं लाइव आया था आप सबके बीच और बातें हो रही थी। चलिए साथियों, मैं उन बातों को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबका हाल चाल जानना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ ही होंगे, आप सभी के परिजन भी स्वस्थ होंगे। अभी सिर्फ एक दो ही साथी जुड़ रहे हैं लाइव पे। जल्द से संख्या बढ़ने पर मैं अपनी बात को आगे शुरू करूँगा। ठीक है साथियों, बातों को शुरू किया जाता है। वर्तमान जो स्थिति है ये काफ़ी एक डरावनी स्थिति है, यूँ कहें तो हमारे आप सबके लिए। लेकिन हमें इस स्थिति से डरना नहीं है। ये बहुत ही एक समझिए कि ये एक बुरा दौर चल रहा है और ये बुरा वक्त है। जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाएगा ये बुरा वक्त और हम आप सब पुनः एक सामान्य से जीवन, एक अच्छी लाइफ जीने जा रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत होगी मास्क लगा कर बात करने में, इसलिए थोड़ा मुझे मास्क को हटाना पड़ेगा। साथियों, अब बातों को शुरू करते हैं। कल मेरा जो बात कर रहा था, जो टॉपिक था मेरा, वो था आज की जो स्थिति है उस पर जो लापरवाही हो रही है, जो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से, या यूँ कहे कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ वो संकट काल में जो लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं साथियों आप सबसे बताना चाहूँगा कि ये संकट काल में ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये एक सिर्फ सेवा भाव का वक्त है। आप अपनी सेवा कैसे लोगों के प्रति कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे किसी की सहायता आप कर सकते हैं, ये एक उसका वक्त है। क्योंकि ये साथियों, बुरा वक्त कभी भी हो, किसी के निजी जीवन में भी कभी अगर बुरा वक्त होता है तो वो कुछ दिनों के लिए होता है और हमें आपको उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है और ना ही जो लोग परेशान हो भी रहे हैं उन चीज़ों को देख करके, उनसे थोड़ा सा उनको हौसला अफजाई करना है उनको, और उन्हें मतलब मानसिक रूप से उन्हें मतलब मोटिवेट करना है कि नहीं, सब एक सामान्य सी स्थिति है। जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब कुछ एक सामान्य सी जो कि पहले भी होते आ रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, एक रोगी व्यक्ति अगर तभी तक वो तभी स्वस्थ हो पाएगा जल्द से जल्द जब वो मानसिक तौर पर मजबूत होगा। अगर व्यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है तो एक सामान्य कोई मरीज, अगर आपके फैमिली में, हमारी फैमिली कोई भी अगर होता है,
अगर वो सामान्य सा बीमार व्यक्ति है, मैं पहले के जीवन की बात कर रहा हूँ, तो भी वो अगर दवा उसकी आप करते रहिए तो जल्द से आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसे लोग मोटिवेट करते, उसे लोग जल्द से जल्द करते प्रेरित कि आप नहीं, बीमार नहीं, आप जल्द ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं, ऐसा घबराइए मत, तो वो व्यक्ति काफ़ी जल्दी रिकवर करता है चीज़ों को। इसलिए हमें आपको, जो लोग इस बीमारी से, जो बेचारे इस दुख पीड़ा को सह रहे हैं, हमें उनको आपस में एक दूसरे को समझाना है। उनसे हमें ये कहना है कि जो भी हमारे हैं, चाचा भाई बहन, जो भी गांव मोहल्ले जो भी लगते हो, आपस में जिनका जो संबंध हो, उस तरह से हमें उनसे बातें करनी है और उनको मोटिवेट करना है। साथियों, जब तक उनको आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप उनको मानसिक तौर पर मजबूत नहीं करेंगे साथियों, उनकी बीमारी वो ठीक नहीं हो पाती जल्द से जल्द। तो पहले मैं सिर्फ कुछ बातें करूंगा कि आप सब, वही चीज़ें, बात है कि आप बाहर जाएं तो मास्क लगाकर निकलें, सेफ्टी रखें, कम से कम लोगों से मिले जुलें, हाथ कम से कम मिलाएं, गले कम मिलें। मतलब एक आपस, मतलब ये नहीं कि आप अपने निजी संबंधों को, निजी रिश्तों को, उनमें आप इस कुछ दिनों के लिए आप उनमें भेदभाव करिए या उसमें कुछ ऐसा कुछ मनमुटाव पैदा करिए कि स्थिति कुछ बाद में असामान्य हो जाए। हमें आपको सिर्फ बताना है कि भाई देखिए, ये समय जो चल रहा है ये हमारे आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा है, जो बुरा वक्त है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए है। साथियों, आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिए कम से कम, तो मुझे अपनी बातों को रखने में आसानी होगी और मैं अपनी बातें फिर रखूँगा, जो मैं बातें जिसके लिए मैं लाइव आया हूँ। चलिए साथियों, बात रखते हैं कल का जो मामला था, वो जो स्थिति आज हो गई है, कोरोना महामारी जैसी जो प्रथम चरण था, जो पहला राउंड था, इसको यूँ कहें, तो उसके बाद जो स्थिति अब कितनी खतरनाक, उससे कई गुना खतरनाक स्थिति अब जो हो गई है, उसके लिए कौन किस हद तक जिम्मेदार है साथियों, बताऊंगा इस बारे में आपको बाद में कि इसके लिए कौन और किस हद तक जिम्मेदार है, या फिर किसे जिम्मेदार माना जाए, किस हद तक। आप साथियों देख रहे हो कि बाहर की कंट्रीज में जो पहले न्यूज़ आती थी अपने आपके यहाँ टीवी चैनल्स में, वो दिखाता था कि अमेरिका में इतने केस बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में इतने केस बढ़ रहे हैं, फला कंट्री में इतने केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपकी टीवी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के केस दिखाए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि या तो फॉरेन कंट्रीज़ में स्थिति कुछ सामान्य हो गई है, या तो वहाँ के केस ना के बराबर हैं, और या फिर वो हमको आपको डरा रहे हैं। साथियों, जिन व्यक्तियों की मौत कोरोना से नहीं भी हो रही है, मतलब जो एक्चुअल बीमारी है, जो एक्चुअल वायरस है, अगर उससे नहीं भी उनकी मौत हो रही है, तो उनकी मौत, वो न्यूज़, वो भ्रामक खबरें, वो सब देख करके उन्हें, मतलब सोच करके उन्हें, मतलब ऐसी अवस्था उनकी हो जाती है कि बेचारा उस सदमे में मर जाता है वो इंसान। तो हमें आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करना होगा, समझाना होगा एक दूसरों को, और जहाँ तक हो सकेगा, जिस लायक हम और आप हैं, हमें आपको उस लायक मदद करनी होगी। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, कुछ लोग ऐड होना चाह रहे हैं, सभी सबको मैं ऐड करता हूँ 1 बाई 1। पहले थोड़ा कुछ अपनी बातें रख लूँ मैं, उसके बाद जो लोग ऐड होना चाहेंगे उन्हें ऐड किया जाएगा, सब साथियों को, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप जिस भी लायक हैं, जैसे कोई व्यक्ति, आप किसी को भोजन के रूप में किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के परिजनों को, किसी जो भी मान लो बीमार व्यक्ति है या कोई कमज़ोर व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको आप भोजन के तौर पे, किसी को कुछ आर्थिक तौर पे, भाई मैं क्या नहीं कह रहा कि आप किसी को 10,000, 5,000, किसी को 20,000, 1 लाख की मदद करिए, नहीं, आप जिस भी लायक हैं, जिस प्रकार की स्थिति में आप हैं, जैसा भी सक्षम है, वैसी आप मदद करिए। या फिर आप जहां आपके कुछ संपर्क, जहां कि आपका किसी को आप वो सुविधा मुहैया करा सकते हो, मान लो किसी को आपका कोई संबंध है, आप किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हो, आप किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर सकते हो, आप किसी के लिए दवाओं की व्यवस्था कर सकते हो, मतलब जिस लायक आप सक्षम हो
आपको और हमें वो काम करना चाहिए। यार ये मानव जीवन हमें मिला किस लिए है? इसीलिए ना कि हम मानवता के नाते एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर हमारा आपका मकसद एक दूसरे की मदद करना नहीं रहेगा तो ये माना जाएगा, या यूँ कहें उसको माना क्या जाएगा, उसको ये कह सकते हैं कि आपका जीवन वो सार्थक नहीं रहा। मतलब आपका जीवन, मानव जीवन क्या, आपका जीवन निरर्थक रहा। अब कल हमारे एक भाई ऐड हुए थे, आशुतोष भाई, लाइव पे, आशुतोष दुबे। उन्होंने हमसे कुछ मामलों पे सवाल किया था, तो चूंकि मेरा लाइव वीडियो एंड हो गया था तो मैं उनको बता नहीं सका था कि क्या मामला था उनका। उन्होंने सवाल किया था पीएम केयर फंड में, उन्होंने उठाया था मामला पीएम केयर फंड का, कि भैया जो पीएम केयर फंड लिया गया था पार्ट 1 में, कोरोना के पहले स्थिति जब आई थी, तो उस पीएम केयर फंड का हुआ क्या? अरबों रुपए शायद मेरे हिसाब से और भी अधिक संपत्ति इकट्ठा हुई थी पीएम केयर फंड में। और भी उन्होंने उठाए थे सवाल। पहले तो चलिए इसी बात करते हैं। उनका दूसरा सवाल था शिक्षा नीति पे, जो शिक्षा की जो स्थिति है वर्तमान में, उस पे उनका सवाल था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पीएम केयर फंड पे मैं भी सवाल पूछ ही रहा हूँ। जो लोग मिलते हैं मुझसे, मैं उनसे सिर्फ यही सवाल पूछता हूँ, सत्ता पक्ष के लोग, कि भाई जो पीएम केयर फंड में जो हमने आपने जो मदद की थी, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो मदद की थी, क्रिकेटर्स ने, एक्टर्स ने जो मदद की थी, वो पैसा गया कहाँ आखिर? उसके लिए क्या, जब वो पैसा इकट्ठा हुआ था तो कोरोना की पहली स्थिति के बाद जो गैपिंग थी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में जो गैपिंग थी, अगर सरकार चाहती उस समय, अगर सिस्टम चाहता, देखिए साथियों फिर बात आती है सिस्टम पे, जो कि देश का मीडिया आज बोल रहा है सिस्टम, वो मीडिया हमारा सरकार शब्द बोलने से डर रहा है। कुछ भी बात अगर सरकार को, मीडिया को कहनी होती है तो वो सिर्फ कहता है सिस्टम, सिस्टम का खेल। तो मैं उसी तरह बात कर रहा हूँ, उसी शब्दों में, कि वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे के लिए पार्ट 1 के बाद जब पहली स्थिति आई थी मार्च अप्रैल में, मार्च के आसपास, तो उस स्थिति के बाद जब पीएम केयर फंड बनाया गया, जिसे कि गुप्त रखा गया है, उसका कोई हिसाब नहीं अभी तक हुआ कि कौन पैसा कहाँ खर्चा हुआ, कितनी राशि किस चीज़ में लगाई, कितनी राशि लगी हॉस्पिटल बनाने में, कितनी लगी गरीबों की मदद में, कितनी कहाँ लगी, उसका कोई चाहिए भी नहीं हमें। ठीक है, गुप्त रखिए आप, चूँकि दान की राशि जो है वो गुप्त रखी जाती है, ठीक है, उसे आप करिए। लेकिन अगर आपने उस राशि का कुछ भी अगर मदद कर दिया होता, आपने कुछ हॉस्पिटल्स बना दिए होते, आपने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए होते कहीं ना कहीं, या अन्य सुविधाएं पहले से व्यवस्था कर ली होती कि अगर दोबारा कुछ ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। लेकिन क्यों रहेंगे आप तैयार, क्यों रहेंगे आप? आपको तो सारा फोकस करना है अपने चुनाव पे, कि हमारा फला राज्य चुनाव है तो हमारा बिहार का चुनाव निकल जाए, हमारा बंगाल का चुनाव निकल जाए। मतलब मैं राज्यों के नाम नहीं ले रहा, मतलब बता रहा हूँ सिर्फ एक बात, कि हमारा मतलब उनका सारा फोकस था चुनाव पर। अगर हम उनसे कोई सवाल करते भी थे या करना चाह भी रहे थे, देखिए साथियों, अगर आप सवाल करेंगे, मैं सिर्फ सबको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो स्थिति वर्तमान में चल रही थी कुछ दिनों पहले और जो चल रही है वर्तमान में स्थिति, सवाल पूछना मतलब आप देशद्रोही, सीधी सी एकदम फैक्ट है ये, समझिए। आपने अगर सवाल खड़ा कर लिया, मीडिया ने जिसने सवाल खड़ा किया वो सीधे सीधे उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है और उसे उस पर कार्रवाई की जाती है। साथियों, क्या हमारा आपका हक नहीं बनता कि सवाल करें? भाई लोकतंत्र है, हमने सरकार को चुना है, सरकारें कोई भी हो, आप ही हम सभी मिलकर के इन सरकारों को चुनते हैं। उन राजनीतिक दलों के नाम अलग अलग हो सकते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, वो XYZ, ठीक है। लेकिन आम जनमानस का, आम जनता का जो हक है सवाल करने का, जब वो सवाल खड़ा ही नहीं करेगा तो लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? साथियों बताइए मेरे को आप। अगर किसी को अपनी बात रखने का हक है ही नहीं तो कैसा लोकतंत्र? वो तो तानाशाह व्यवस्था एक होती है, ये तो उसके अंतर्गत आ जाएगा, हिटलरशाही के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगर किसी राष्ट्र में, किसी देश में अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वहाँ का जनता, वहाँ का एक आम आदमी
अगर सवाल कर ही नहीं पा रहा उनसे, अपने जवाबदेह लोगों से, अपने माननीयों से, तो कैसा लोकतंत्र वो? भाई लोकतंत्र का मतलब है कि हमने जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता, ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से, जो भी है, ठीक है। तो जब जनता ही उसमें मालिक होती है लोकतंत्र में, पता है साथियों आप सबको, और जब वही सवाल नहीं कर पाएगी, वही अपनी बात नहीं रख पाएगी, सवाल तो दूर साथियों, आप इस समय अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। ये बात साथियों किसी से छिपी नहीं है कि स्थिति वर्तमान में क्या है। एक जो इंसान, आम इंसान अगर परेशान भी है, वो मतलब होता है ना घुट घुट कर जीना, वो वैसे भी जी रहा है स्थिति। हमने देखा है साथियों, हम निकलते हैं क्षेत्रों में, लोगों से मिलते हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पा रहे। बोल रहे भैया किससे बात रखने जाए अपनी, गांव के लोग कहते हैं भैया कैसे बात रखे जाए अपन। तो साथियों ऐसे सब लोग बोलते हैं, सुनता हूं तो हमें तकलीफ भी होती है कि बताइए लोकतंत्र ऐसी स्थिति आ गई इस समय कि एक आम आदमी, गांव का किसान, नौजवान, मजदूर मतलब अपनी बात नहीं रख पा रहा। साथियों लाइव आकर के सिर्फ मैं बात थोड़ा सा कड़वी बात कहने जा रहा हूं कि लाइव आकर के सिर्फ अपनी राजनीति करना, महीने 2 महीने में जो लोग लाइव आते हैं, कुछ माननीय लोग हैं हमारे कि जो कि महीने 2 महीने में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए लाइव आ जाते हैं, और लाइव पकड़ेंगे भी ऐसे मामले को जो कि एकदम करंटली फोकस पे रहे, उसको वो लोग पकड़ लेते हैं उन मामलों को। हमारे ही आसपास के, आप सबके बीच के ही माननीय लोग होते हैं जो कि सम्मानित लोग, जो कि लाइव आ जाएंगे और किसी एक मामले को ऐसा हाईलाइट कर देंगे, ऐसा उसको हाईलाइट कर देंगे कि उस मामले के आगे बाकी सारे मामले दब जाएं। साथियों प्लीज़ आप सब वीडियो को शेयर करते रहिए, मुझे शेयर की संख्या दिख नहीं रही बिल्कुल भी। अगर प्लीज़ आप सब वीडियो को नहीं शेयर करेंगे तो वही है कि जो बातें रहने का मकसद बिल्कुल नहीं सार्थक हो पाएगा। और आप सभी साथियों मुझे रिक्वेस्ट करते रहिए ऐड करने के लिए, मैं आपसे बातें करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं लाइव आता ही सिर्फ इसलिए कि मैं अपने लोगों के बीच की बातें जान सकूं। जो मेरे साथी, जो मेरे फेसबुक में जो मेरे फ्रेंड हैं, जो हमारे आसपास के या फिर जो मेरे फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स हैं, जिन्हें कुछ तकलीफ है, जो दिक्कतों को झेल रहे हैं, वो कम से कम आकर अपनी बात तो रखेंगे लाइव में। साथियों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि देखिए यहां पर आप अपनी बात निष्पक्ष रूप से रखिए। जो आपको दिक्कतें लग रही हो, जिन परेशानियों का आपने सामना किया हो, आपके अपनों ने जिन बातों का, दिक्कतों का सामना किया हो, वो सारी बातें साथियों आप बेहिचक यहाँ पे रखिए। और अगर किसी साथी को किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत भी है, मैं थोड़ा सा सामान्य जीवन में अभी फिर से एक बार आता हूँ साथियों, मैं आपसे फिर एक बार बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी साथी को इस संकट काल में किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो तो वो बेहिचक मुझे मेरे फेसबुक पर, क्योंकि यहीं पे मैं लाइव आता हूँ, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे लाइव में कमेंट करिए, कुछ भी करिए, मतलब मैं आपकी यथासंभव जिस प्रकार हो सकेगा मैं इस प्रकार आप सबकी मदद करने के लिए प्रयासरत रहूँगा और प्रयास करूँगा। साथियों यहाँ मुझे लाइव अगर कोई राजनीति नहीं करनी अपनी, मैं सिर्फ लाइव आता ही हूँ निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के, कि यहाँ पर आकर मैं कुछ अपनों की, अपने लोगों की बातें जान सकूंगा, किस साथी को, किन भाइयों को क्या दिक्कत हो रही है। सभी भाई बहन जो भी लाइव जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, क्योंकि अगर वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो बातों का कोई मतलब रहेगा नहीं। अगर बातें आगे पहुंचेंगी नहीं तो उन माननीयों तक कैसे पहुंचाएंगे बातों को। आप शेयर करिए प्लीज़ आप सब वीडियो को। बात में कर रहा था, अभिनव भाई कह रहे हैं कल मास्क छूट गया था क्या? नहीं अभिनव भाई, देखिए मास्क मैंने सिर्फ लगाया था एक संकेत के तौर पर कि आप सब मतलब सेफ्टी के साथ रहिए। चूँकि आपको दिखाना अगर चाहूँगा तो मैं अपने ये सिंगल रूम में हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे कोई है नहीं, कोई देखिए आप रूम में, यहाँ पे कोई मेरे रूम में नहीं है, ठीक है। तो मुझे सिंगल रहूँ तो मास्क की मुझे कोई ज़रूरत नहीं वैसे इस समय। बाकी आप सब लोग बिल्कुल, अभिनव भाई मास्क छूटना किसी का नहीं चाहिए। आप अगर बिल्कुल घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी से मिलजुल रहे हैं, तो बिल्कुल आप मास्क लगाइए, पूरी सेफ्टी के साथ रहिए। मैं आप सबसे यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 दिनों से।
साथियों फिर वही बातें हैं कि यथासंभव जितना हो सके आप सब अपनों की, अपने लोगों की, अपने जानने पहचानने वालों की या किसी की भी, यार सिर्फ अपने लोगों की क्यों मदद की जाए भाई। जिसको लगे आपसे कोई व्यक्ति अगर मदद मांग रहा है तो अगर आप जो मदद वो मांग रहा है अगर उसको आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए प्रयास कीजिए। आप आपके अपनों को जिनको आप जान रहे हैं उनसे मदद मांगिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फेसबुक पर आप पोस्ट कर दीजिए कि मुझे या मेरे साथी को या किसी भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ये ज़रूरत है और उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाए। बिल्कुल साथियों, मुझे आप टैग करिए फेसबुक में पोस्ट करते वक्त ताकि मुझे वो पोस्ट दिखे और मैं आपकी उस प्रकार की मदद कर सकूं जो आपको मदद चाहिए होगी। साथियों बात आ रही थी पीएम केयर फंड पे और शिक्षा जो स्तर जिस पर जो चल रही शिक्षा व्यवस्था। जो मेरे साथी लाइव जुड़े हुए हैं अभी कुछ साथी, मैं पूछना चाहूँगा साथियों कि जो वर्तमान जो एक साल से जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है एक साल से, इससे आप क्या संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वर्तमान में पिछले एक सालों से, अगर आप चाहे वो प्राइमरी स्तर से हो, हायर सेकेंडरी लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल, किसी भी लेवल पर हो, अगर आप उसे संतुष्ट नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। चूँकि मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें बोलूँगा जो कि शायद किसी की शायद या फिर आपके माननीयों तक वो बातें पहुँचे और उस पर वो विचार करने को मजबूर हो जाएं। साथियों जब तक मुझे कुछ, अभिनव भाई कह रहे हैं कि इस कोरोना काल में सभी राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता जनता से आइसोलेट हो चुके हैं, इस बात को गौर करिए। अभिनव भाई काफ़ी हद तक आपकी बातें बिल्कुल यथार्थ रूप से सत्य हैं, बिल्कुल। लेकिन आप देख रहे होंगे कि भले ही नेता आइसोलेट हो चुके हों, लेकिन आपने एक बात, आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे अगर आपने देखा होगा तो, कि माननीय प्रियंका गांधी जी लगातार लोगों की हेल्प, लगातार सुविधा लोगों की कर रही हैं। अभी कल मेरे एक मित्र हैं आर्यन मिश्रा, लखनऊ से है शायद वो, उन्होंने प्रियंका जी को डायरेक्ट मेंशन की, फेसबुक पोस्ट की, उन्होंने उसमें मेंशन किया उनको, तो उनके रिप्लाई तुरंत आता है कमेंट में कि प्लीज़ डीएम मी, मतलब डायरेक्ट मैसेज करिए मुझे और बातें रखिए अपनी। तो उस लड़के ने मदद की के लिए बताया, पेशेंट का नाम भेजा उन्होंने, उस मेरे साथी ने, आर्यन भाई ने, और उस साथी की तत्काल मदद कराई गई। कुछ घंटों के अंदर उनकी मदद हो गई। मैं उसको भी पोस्ट कर दूंगा, इस जब लाइव वीडियो एंड होगा तो मैं उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करूंगा मैं। साथियों अगर मैं किसी एक पार्टी के किसी एक नेता का नाम लूंगा जो मदद कर रहा है तो आप लोग कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं आ गए अपनी पार्टी की। लेकिन साथियों मेरा मकसद बिल्कुल भी, मेरा मकसद 0.1% भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर के और राजनीति की कोई बातें करूँ, किसी अपनी पार्टी को लेकर या किसी एक पार्टी को लेकर टारगेट करूँ, बिल्कुल नहीं करना मुझे ऐसा। लेकिन साथियों आप सब देख रहे होंगे कि प्रियंका जी बराबर लोगों के अगर बीच में नहीं जा रही हैं वो, तो लगातार फिर भी उनकी वो हेल्प कर रही हैं, उनकी टीम लगातार हेल्प कर रही है। शानू सैफी भाई ने कमेंट किया है, सर जी प्रियंका गांधी जी हर प्रॉब्लम में सबका साथ देती हैं, गरीबों का साथ देती हैं, वो मोदी जी की तरह नहीं है। शानू भाई बिल्कुल ये आपका अनुभव होगा, आपने देखा होगा, बिल्कुल। मैं किसी को कह रहा हूँ कि कौन किसके साथ नहीं है वो बताना या वो यहाँ पर विश्लेषण करना मेरा मकसद नहीं है सिर्फ। साथियों आप सब देख रहे होंगे कि माननीय प्रियंका गांधी जी लगातार हर ज़रूरतमंद को, जहाँ से उनके पास मैसेज लोग करते हैं, जहाँ से पहुँचता है उनका संदेश कि इस साथी को, इस व्यक्ति को मदद चाहिए, वो तत्काल उस साथी की, उस व्यक्ति की मदद करते हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के पास एक अन्य पार्टी के पदाधिकारी, साथियों कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी, वो मतलब मैसेज करते हैं वो और मदद मांगते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, और उन्हें कुछ और चाहिए थी मदद। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्काल राजनीति को किनारे करके सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से उस अन्य दल के, अन्य पार्टी के व्यक्ति की उन्होंने तत्काल मदद की, उन्हें तत्काल जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और वही काम साथियों हम सब लगातार एनएसयूआई के साथी लगातार कर रहे हैं।
लगातार हम लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच में जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं उनके बीच में तो जहाँ पर रहते हैं वहीं उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, और जिस प्रकार संभव होता है उस प्रकार लोगों की मदद की जाती है। साथियों, हम लोग चाहे कोरोना काल का वो पार्ट 1 रहा हो या पार्ट 2, जो स्थिति इस समय, जो दयनीय स्थिति जो इस समय है, तब भी हम लोग लगातार लोगों के बीच में निकलते हैं, उनकी ज़रूरत जानते हैं और उनकी हर संभव सहायता करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये नहीं कहता कि मैं हर व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ, मैं साथियों भगवान नहीं हूँ मैं, लेकिन जिस प्रकार संभव हो सकता है, मतलब हम लोग प्रयास करते हैं अधिक से अधिक। मैं मानता हूँ कि प्रियंका गांधी जी जिस दिन पीएम बन जाएंगी ना सर, यकीन मानो देश में गरीबों को भी सर उठाकर जीने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल सानू सफ़ी भाई, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि बिल्कुल यार, हम आप या फिर एक आम इंसान, एक काम कार्यकर्ता, या जो भी एक, हम सब, आप भी एक आम जनमानस के बीच से ही हैं, हम सब भी एक आम जनमानस ही हैं यार। हमको आपको अगर एक लोकतंत्र में अगर बात नहीं रख पा रहे हैं तो सोचने की बात है कि हम किस काल में जी रहे हैं। कहीं ये अंग्रेजों की गुलामी वाला काल तो नहीं है, या फिर वो कुछ ऐसी स्थिति आने तो वो नहीं वाली है। साथियों, हमें सजग रहना पड़ेगा, हमें सचेत होना पड़ेगा और हमें अभी से सवाल करने पड़ेंगे। साथियों, पंचायत चुनाव के बाद कौशाम्बी की स्थिति भयावह होने वाली है। बिल्कुल अभिनव भाई, ऐसा मेरा भी मानसिक जो है स्थिति, मैं भी यही विश्लेषण कर पा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हो जा रहे हैं वहाँ की चुनाव के बाद वहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह हो जा रही है। बिल्कुल अभिनव भाई, एकदम कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि इस बात से मैं। साथियों, आप सब कोई सवाल नहीं रख पा रहे हैं अपने, प्लीज़ आपसे सवाल करिए। मैं आप सबके लिए साथियों लाइव आता हूँ, आप सबकी बातों को सुनने के लिए ही मैं लाइव आता हूँ, आप सबकी समस्याओं को जानने के लिए, उन बातों को आगे तक पहुँचाने के लिए। साथियों, तो प्लीज़ आपसे सवाल करिए, प्लीज़ साथियों वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे साथियों, तो वही बातें जो मैंने बोली कि लाइव आने का जो मकसद होता है वो सार्थक नहीं हो पाएगा साथियों। इसलिए प्लीज़ 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 आप सब वीडियो को शेयर करते रहिए लाइव में अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक लोग जुड़िए। इसलिए मैं पहले पोस्ट कर देता हूँ कि मैं लाइव 3 बजे लाइव आऊँगा। और साथियों, जहाँ तक मुझे प्रयास रहेगा, मैं अभी कुछ दिनों तक 9 बजे ही लाइव आया करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा, जब तक मैं अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं को नहीं जान जाऊंगा साथियों, मैं तब तक लाइव आने का प्रयास करूंगा। साथियों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत कम ही साथी हैं जो इसमें मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक साथी लोग मेरी बातों को लाइव सुने, और जब सुनेंगे यार तभी तो बातों को आप शेयर करेंगे। मैं उन साथियों से कैसे उम्मीद कर लूं कि जिन्होंने मेरी बातों को सुना ही नहीं, वो बातों को, मेरे वीडियो को शेयर करें। यार आप सब सुनिए मेरी बातों को आप, और अगर आपको लगे कि बातें शेयर करने लायक है वीडियो, तभी आप प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो आपके हित में नहीं है या किसी के हित में नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि भाई आप ये बात हमारे हित की नहीं है, या फिर ये बात किसी के हित की नहीं है, ये बात अपने आप फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं वैसी बातें करूँगा भी नहीं साथियों। जैसी बातें, जैसा आप सुझाव रखेंगे मैं वैसी ही बातें करूँगा। तब तक साथियों अपने आप सभी लोगों को आप इनवाइट करते रहिए, या तो आप प्लीज़ इनवाइट करिए, या फिर आप वीडियोस को शेयर करते रहिए साथियों अधिक से अधिक, क्योंकि कुछ लोग जुड़ेंगे तभी बातों को रखने में एक होता है ना आनंद की प्राप्ति। मतलब एक अच्छा लगेगा हमें भी कि हम लाइव आ रहे हैं तो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं कम से कम, और कुछ वो लोग अपनी समस्याओं को मतलब रखना चाह रहे हैं सरकार से, कुछ लोग सवाल भी करना चाह रहे हैं। तब तक साथियों मैं कुछ लोगों को थोड़ा इनवाइट कर दे रहा हूँ ताकि कुछ लोग जुड़ सकें अधिक से अधिक। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा उनको मैं थोड़ा सा इनवाइट कर दे रहा हूँ। साथियों, फिर बात आती है, वही बातें घूम करके आती हैं कि यार शिक्षा को
कैसा मजाक बना दिया आपने, बिना पढ़े आप पास हो गए, कैसा मजाक बना दिया आप लोगों ने। मतलब प्राइवेट, चलिए कुछ कमेंट करे भाई, पढ़ता हूँ कमेंट को। कोचिंग का टीचर कोचिंग से जो डिस्टेंस उसे लैस नहीं क्यों बदतर होने की जगह पर। अभिनव भाई बिल्कुल आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे को ये बताइएगा जरा साहब कि डिजिटल जो एजुकेशन जो चल रही है उससे क्या लोग अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो उससे पढ़ाई करते हैं वास्तविक तौर पर? जो डिजिटल संसाधन है, मोबाइल से हो गया, लैपटॉप हो, जो भी हो गया, जिनके पास जो सुविधा अवेलेबल है, कितने लोग हैं जो उससे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं लैपटॉप या मोबाइल से? कितने लोग हैं जो स्मार्ट क्लास कर ले रहे हैं? जब तक साथियों जो शिक्षा की व्यवस्था, अब एक प्राइमरी का बच्चा है या क्लास 1-2 का बच्चा है, यार देखता हूँ कि क्लास नर्सरी के बच्चे को या यूकेजी के बच्चे को मोबाइल में पढ़ाया जा रहा है, वीडियो बना के भेज दिया टीचर ने 15 मिनट का, ऐसे लिखिए ABC, ऐसे लिखिए 1-2। यार वो बच्चा क्या समझेगा? जिसे बच्चों के माँ बाप ने जब हाथ पकड़ के पढ़ना सिखाया था, हम आप सब हाथ पकड़ा के लोगों ने उनको पढ़ना सिखाया था, लिखना सिखाया था, और तब भी लोग अच्छे से, कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे थे या जो भी था, फिर भी लोग अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी लोगों ने उसको अच्छे से कंप्लीट किया था। लेकिन अगर अब का जो छात्र है जो यूकेजी में पढ़ रहा है, अगर उसे वो ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है तो उसका उसे क्या वास्ता है? उसे पता भी नहीं कैसे आपने वीडियो बना के सीधे भेज दिया, बच्चों को दिखा दिया कि अब बच्चा मोबाइल खोलेगा, अब उसे कैसे लिखना, उसे तरीका कौन सिखाएगा कि इसको अक्षर को ऐसे लाइन करो, ऐसे लिखो आप? जब तक उसे हाथ पकड़ के लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाएगा, चलिए मैं मानता हूं कि उनका मानना होगा ये विद्यालयों का कि घर में बच्चों के पेरेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ हद तक ये मामला ठीक समझ में आता है। लेकिन जिन बच्चों के अभिभावक ही निरक्षर हैं तो वो कैसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे बच्चों को अपने? वो बताइए साथियों। जब तक जो शिक्षा व्यवस्था पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, जब तक उस स्थिति में हम नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हमारी स्थिति पढ़ने लायक वैसी नहीं हो पाएगी। एक बात साथियों, मान लीजिए कि जो अब की जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ दिनों तक आगे, तो मान लीजिए कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो शिक्षा जो लोग पढ़ेंगे आगे, जो बच्चे नर्सरी केजी यूकेजी में फर्स्ट में सेकंड में हैं, उनका जो फ्यूचर है वो एक प्रकार से अंधकार में ढकेला जा रहा है, और वो भी जानबूझकर, क्योंकि इनका मकसद है कि जब लोग अनपढ़ रहेंगे तो कुछ जानेंगे नहीं कि कैसा कानून लाया गया, कैसा अध्यादेश लाया गया, कैसा क्या चल रहा है लोकतंत्र में, तो लोग सवाल नहीं करेंगे। भाई जब हम आप जब कुछ पढ़े लिखे रहेंगे, जो काबिल लोग, जो थोड़ा सा योग, कुछ जो लोग कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, 10th 12th या कुछ भी है, तो वो लोग कुछ जान पाएंगे। लेकिन जब लोग यही जो ऑनलाइन पढ़ाई 15 मिनट की या 20 मिनट की जो क्लास करते हैं, कहाँ हम आप विद्यालयों में 8 घंटे और 6 घंटे पढ़ाई करते थे, और कहाँ 20 मिनट की वीडियो में पूरे दिन की क्लास चल जा रही है। साथियों, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो क्लास हमने आपने 6 घंटे 8 घंटे जो पढ़ाई की थी, 6 घंटे विद्यालय में, फिर 1-2 घंटे कोचिंग का, और 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी, मतलब कम से कम 11 से 10 घंटे 10-12 घंटे पढ़ाई का। और अब वो पढ़ाई हो गई है सीमित, 1 पेज का आपको 2 पेज का काम आ जाएगा, 15 मिनट का आपके पास वीडियो क्लिप आ जाएगी, उसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो यार 7 घंटे 8 घंटे जब 10-12 घंटे की जो पढ़ाई थी, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 15 मिनट में, 20 मिनट में। तो जरा निष्कर्ष निकालिए कि जो चीज़ें आपको तब समझ में नहीं आती थी 6 घंटे की क्लास में, स्कूल क्लास में, वो चीज़ें आपको 15 मिनट में कहाँ से समझ में आएंगी? बताइए साथियों। साथियों, जब तक हम आप थोड़ा सा जागरूक नहीं बनेंगे, हम आप सवाल नहीं पूछेंगे सरकार से, सिस्टम से, कुछ नहीं होने वाला। ये हमको आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और हम आप उनकी बातों में आते रहेंगे। साथियों, हमें बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आना। हमें साथियों इनकी क्या, हमें किसी की बातों में नहीं आना। हमें सिर्फ अपने विवेक से, अपने माइंड से सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है।
साथियों आज भी लगभग मुझे आधे घंटे हो गए लाइव आते हुए। साथियों मुझे एक बात से थोड़ा सा निराशा हो रही है कि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग कुछ अपनी बातें रख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग जो दिक्कतों को झेल रहे हो साथियों, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा ये कि जो भी साथी जो भी दिक्कत झेल रहा हो, जिसके अपने जिसके मित्र दोस्त रिश्तेदार जो भी आप दिक्कतें झेल रहे हो, आपने जो चीज़ों का सामना किया हो कुछ दिनों में, पिछले बीते कई दिनों में, प्लीज़ बातों को रखिए अपनी आप साथियों यहाँ पे, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए साथियों अधिक से अधिक। साथियों इसी बीच थोड़ा मुझे फिर वही बातें याद आई, कल की बातें, कि हमने इस बीच कई अपनों को खोया है। साथियों अभी कल शाम मेरे पास मैसेज आता है जब मैं लाइव था कि मेरे जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ रिजवी कॉलेज में, वहाँ के केमिस्ट्री के प्रोफेसर जिनकी उम्र महज 35 से 40 साल के बीच में रही होगी, या यूँ कहें कि 32 से 35 साल के बीच में रही होगी, कल उनकी कोरोना से मौत हो जाती है। साथियों बहुत ही झकझोर देने वाली खबर थी ये। साथियों मन एकदम व्यथित हो जाता है जब ऐसी खबरें देखता हूँ, ऐसी मतलब बातें सुनता हूँ, एकदम चिंताजनक कैसी स्थिति आ गई है कि मतलब 30-30 साल के लोगों को और किया भी साथियों क्या जा रहा है। मैं आप साथियों एक जो यथार्थ, जो एक सत्य है, जो कड़वा सत्य है, मैं जिन बातों को देख रहा हूँ लगातार, समझ रहा हूँ चीज़ों को, मैं बातें सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर जिस भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है, अगर बाई मिस्टेक आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, अगर उन्होंने बाई मिस्टेक भी अगर जाके हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को एडमिट कर दिया, साथियों यकीन मानिए आपके 95% चांस नहीं कि आपका वो व्यक्ति जिसको आपने एडमिट किया वो वापस सकुशल आ पाएगा घर। कहने का मतलब ये है कि साथियों कि अगर आपने अस्पताल में किसी को एडमिट करा दिया है, साथियों बहुत ही कम से कम उम्मीद है कि वो आपका साथी दोबारा आपके पास आ पाएगा। साथियों प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग अधिक से अधिक, क्योंकि जब तक वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करेंगे, मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ साथियों, प्लीज़ बातें नहीं पहुँचेंगी आगे तक। जिन साथियों को मदद ही चाहिए होगी वो कैसे जानेंगे किसने लाइव में क्या बोला, कौन हेल्प कर सकता है हमारी, कौन किस लायक हमारे है। साथियों प्लीज़, मुझे पता कि आप सब लोग खुद ही सक्षम हैं और भगवान ना करे किसी साथी को कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर किसी साथी को पड़ती है कुछ ज़रूरत या मदद की कुछ भी है, तो प्लीज़ आप सब लोग भी मदद करिए उसकी। और जिस लायक आप सब हैं, अगर नहीं आपसे वो दिक्कतें हल हो पा रही, मामला आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ साथियों मुझे इन्फॉर्म करिए, काइंडली रिक्वेस्ट है मेरा आपसे ये। विपिन भाई ने कमेंट किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5G टेस्टिंग से आदमी मर रहे हैं। विपिन भाई देखिए, लोगों का कहना है, कुछ भी मामले हैं, कुछ भी बातें हैं, अब किया ही वही जाएगा कि नए नए बहाने ढूंढे जाएंगे। देखिए चुनाव खत्म होने दीजिए, 2 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, कई राज्यों के भी और पंचायत चुनाव के भी आपके उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा साथियों, आप खुद ही देखिएगा जो स्थिति है इससे कई गुना ज़्यादा बदतर स्थिति होने वाली है। साथियों आज की डेट का वीडियो आप पूरा सुनिएगा इस बात को कि मैंने क्या कहा था लाइव में आकर के, कि 2 मई के बाद से स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। और साथियों स्थिति गंभीर होगी नहीं, उसे गंभीर बना दिया जाएगा। साथियों अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, जब तक लोग नहीं समझेंगे हालात नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल अभिनव भाई, आपकी सारी बातें एकदम यथार्थ रूप से सत्य हैं कि जब तक, देखिए आप समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन यही बातें आपको, अन्य लोगों को, हमको, आपको, सबको, बाकी जो हमारे आसपास के, हमारे समाज के जो अन्य लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई देखिए इस समय आपका मंदिर मस्जिद आपका मामला नहीं है, आपका जाति धर्म आपको मामला नहीं कि हिंदू मुस्लिम हो गए आप, या मंदिर मस्जिद की बात है, आप सिख ईसाई है, गुरुद्वारा और चर्च का मामला और वहाँ का मामला है ये।
साथियों, जब तक हमें बेसिक ज़रूरतें जो हमारी है, प्राथमिक आवश्यकताएं, अस्पताल हो गई, शिक्षा हो गई, रोजगार, किसानों की बातें, जब तक इन पर हम सवाल करेंगे नहीं, कब तक हम चुप बैठेंगे? क्या हम आप सवाल नहीं कर सकते सरकार से? साथियों बताइए। मैं चाहूंगा साथियों कि कुछ लोग मेरे बीच में जो भी हैं, जो भी लोग ऐड हो रहे हैं, अगर किसी को कोई भी सवाल करना है, प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करिए, आपको ऐड कर रहा हूं। मैं आप लोग के लिए ही साथियों लाइव आता हूं। साथियों लोग प्लीज़ रिमाइंड करिएगा कि मैं 9 बजे, अभी कुछ दिनों तक लगातार 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, और अगर टाइम में कुछ संशोधन भी होता है तो मैं आपको उस बारे में अपडेट कर दूंगा साथियों। साथियों फिर वही बातें आती हैं। अब मैं बात करूंगा अपने गृह जनपद कौशाम्बी की। साथियों यहाँ की स्थिति मतलब अगर देखी जाए तो एक चिंताजनक स्थिति यहाँ की सब बन चुकी है आपके कौशाम्बी की। सिर्फ यहाँ की बातें हाईलाइटेड नहीं हो पा रही हैं अगर, तो वो अलग चीज़ें हैं। सौरभ मिश्रा भाई कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि स्थिति आखिर आई कैसे। चलिए क्या करना चाहिए तो बातें बाद में आती हैं। मैं कहता हूं कि मुझे सरकार से, हमें यहाँ सबको सवाल करना चाहिए कि स्थिति दोबारा ऐसी स्थिति आई ही क्यों, उसके लिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर स्थिति के लिए जिम्मेदार कोई है तो सबको पता है कि जिम्मेदार कौन है। हमारे आपके बीच के माननीय लोग, जिन्हें हमें आपने सब लोगों ने मिलकर के चुना, वो जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा चुनी गई सरकारें जिम्मेदार हैं निसंदेह। और अगर, चलिए जिम्मेदारी की बात एक तरफ करते हैं, जो राशि पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा हुई थी, उस राशि का कोरोना पार्ट 1 जब था और पार्ट 2 आने के बीच जो गैपिंग हुई थी कुछ महीनों की, उस दौरान में कोई प्लानिंग क्यों नहीं कर ली गई कि दोबारा अगर एक बार ऐसी कोई महामारी आ चुकी है हमारे देश में, कल को ये स्थिति ना आ जाए, उससे निपटने के लिए हम तैयार रहते हैं। साथियों आप जानते हैं कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है एक बार, अगर हमें किसी रास्ते पर एक बार चोट लग चुकी है, तो भले ही अगर मान लो हम किसी गांव से जा रहे हैं, नए रोड गांव में जा रहे हैं और वहाँ की रोड ख़राब है, हम बाइक से जा रहे हैं, वहाँ से हम गिर गए, हमें चोट लग गई, मान लीजिए हमने अपनी सुरक्षा सेफ्टी नहीं की थी, हमने हेलमेट नहीं पहना था और हमें चोट गंभीर आ गई, ठीक है, तो दोबारा अगर कभी उस रास्ते से हम जाएंगे तो हम पूरी सेफ्टी के साथ और पूरी सावधानी के साथ जाएंगे उस रोड से कि हाँ इस रोड में एक बार दुर्घटना हो चुकी है हमसे, मतलब उसके लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं कि अगर कभी उस रास्ते हम जाएंगे तो पहले से हम तैयार होकर अपना जाएंगे। तो वो काम सरकार ने क्यों नहीं किया, मैं जानना चाहूँगा आप सबसे कि राशि पीएम केयर फंड में दी किस लिए गई थी? कि आप जाकर के बंगाल में और असम में जाकर आप चुनावी रैली करिए, 2-2 लाख की आप भीड़ इकट्ठा करिए, आप रोड शो निकालिए। कल की न्यूज़ मैंने आपसे शेयर की थी, ऐसा दिखाया जा रहा टीवी में कि यूपी में कोरोना के केस ना के बराबर हैं। साथियों ये बात किस हद तक आप लोग इस बात से सहमत हैं? यार ऐसी भयावह स्थिति में और आंकड़ों को झूठा छिपा देना, आंकड़ों को कि कोरोना के केस ना के बराबर है, क्यों और क्यों? सिर्फ और सिर्फ आखिरी चरण के पंचायत चुनाव के लिए। चूंकि इन्हें पता चल गया कि हमारे जो और भी जो चरण में पंचायत चुनाव जो भी हुए 2-3 चरणों में, उनमें इनकी स्थिति काफ़ी खराब थी, तो अब इनके फेवर में लोग वोट करें, चौथे चरण में जाकर, आखिरी चरण में जाकर के इनके फेवर में वोट हों, लोगों के माइंड से ये बात निकल जाए कि यूपी में चलो कोरोना तो है नहीं ऐसे कोई चीज़, चलो खूब निकलते हैं घर से बाहर वोटिंग करने के लिए, तो लोग जाएं, लोग संक्रमित हों। उम्मीद करता हूं साथी कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और आप लोग जब भी वोटिंग करने जाएंगे, 29 तारीख को वोटिंग है आखिरी चरण की, हमारे गृह जनपद में भी और आसपास से कई जिलों में भी। तो जो भी साथी प्लीज़ वोटिंग करने जाएंगे, अपने किसी परिजनों को अगर आप जाते हैं वोटिंग कराने के लिए, तो प्लीज़ पूरी सावधानी के साथ, उचित दूरी का ध्यान रखते हुए आप लोग वोटिंग करेंगे और पूरी सेफ्टी के साथ, मास्क एंड सैनिटाइजर के साथ आप लोग जाएंगे और तब आप वोटिंग करेंगे।
भाई कह रहे हैं ऑल गवर्नमेंट्स आर करप्टेड। बिल्कुल मैं ठीक है, आपकी बातें एग्री करता हूँ, आपका अपना विचार होगा, बिल्कुल आप सब अपने विचार रखिए इसी प्रकार से। करप्टेड बात आती है करप्शन की। करप्शन का मैंने तो अभी तक जिक्र किया नहीं था, बात अगर आती है तो मैं इस पर चर्चा करता हूँ कि अभी हमें आपको मतलब है वर्तमान स्थिति से जिस प्रकार से हमको आपको गुमराह किया जा रहा है, जो संकट काल में जो स्थिति पैदा हो गई है इस समय देश की, उसके लिए अगर पीएम केयर फंड का सही इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी स्थिति, जो लोग मर रहे हैं, जिस दर से लोग मर रहे हैं, वो स्थिति ना होती आज। ठीक है, करप्शन के मामले पे मैं किसी और दिन लाइव आऊँगा, अभी तो इस बातों पे चर्चा करने का ये सही समय नहीं है कि लोग संकट काल में और मैं राजनीति करूं, किसी एक पार्टी के पक्ष रखूं अपना, तो वो समय नहीं है साथियों। इस समय हमें चिंता है सिर्फ अपनों की, अपने साथियों की, आप सबकी चिंता है हमें कि हम रोज़ न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ मेरे कम से कम व्हाट्सएप में ऐसे कई मैसेज पर डे आते हैं कि उन बातों को मैं क्या कहूँ आपसे, वही खबर आती है किसी व्यक्ति के फैमिली में किसी के आसपास कोई खत्म हो, किसी का मतलब किसी कोई सगा परिजन खत्म हो गया। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मित्र, हमारे बड़े भैया निखिल श्रीवास्तव जी की माता जी की का देहांत हो गया था। मतलब किस प्रकार से मतलब खबर ने झकझोर दिया समझिए इस समय हम लोगों को, एकदम मन व्यथित है, व्याकुल एकदम मन इन सब खबरों को सोच करके। साथियों अगर सरकार पहले से, मेरा कुल मिलाकर निष्कर्ष ये मानना है कि अगर तैयारी उचित की गई होती, मैं सरकार को भी साइड करता हूँ, अगर कुल मिलाकर के पहले से जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, भाई जिम्मेदार कौन होगा, जो घर का मालिक होगा। अगर आपके घर में कोई काम बनता बिगड़ता है तो जो घर का मालिक है वही जवाब देना होता है इस चीज़ के लिए। बताइए भाई, घर का मुखिया है, अगर घर के बच्चे ने कुछ गलती की या उसकी गलती से किसी का कुछ नुकसान हुआ तो कहते हैं उसके लड़के ने ये नुकसान किया, उसके लड़के ने वो किया, मतलब सारा ब्लेम जाता है उसके घर के मुखिया के ऊपर। तो घर का जैसे मुखिया होता है साथियों, वैसे हमारे देश का मुखिया होता है। भाई हमारा देश एक हमारा परिवार ही तो है। भाई मेरे नज़र में मेरा देश मेरा एक परिवार है। मेरे सभी लोग, मेरे सभी अपने, मेरे भाई बहन हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग, सब लोग जिनसे जो रिश्ता है वो उस हद तक मैं सबको मानता हूँ। साथियों तो हाँ, रही बात जिम्मेदारी की, तो जो लोग जिम्मेदार होंगे उनसे ही ना सवाल किया जाएगा। आप वादे कर दो। चलिए बात याद आ गई साथियों, लास्ट में वीडियो एंड करते करते, हम सभी लोग मिल करके एक आरओ प्लांट, ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे। अरे भैया लगाएंगे कब? ज़रूरत आपके लोगों को आज है, आपके कौशाम्बी जनपद के लोगों को आज ज़रूरत है, और आपने ऐलान कर दिया चुनाव को देखते हुए, चूँकि आपके जनपद में चुनाव है और आपने ये ऐलान कर दिया ताकि आपको बम्पर वोट मिल जाए। महोदय ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल 2 तारीख को नतीजे बिल्कुल आपके सबके सामने रहेंगे। नतीजे क्या होते हैं, जनता अब गुमराह नहीं होने वाली है, जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, न मेरे कहने में, किसी के कहने में किसी को आना भी नहीं चाहिए साथियों। आपके विवेक से, आपका जो माइंड आपको कहता है कि ये प्रत्याशी, ये आपका उम्मीदवार, ये आपके लिए सही है, ये आपके हित में है, ये आपके दुख में जो आपके साथ देगा साथियों, वो आपके सुख में भी साथ देगा। लेकिन साथियों जो आपके दुख में ही नहीं साथ दे रहा, साथियों बताइए मुझे कि अभी तक आपके किस माननीय ने आपके बीच में जाकर के आपकी हेल्प की? जो लोग अभी वर्तमान में हैं किसी पद पर, जिनको आपने चुना, वो कितने दिन अपनों के बीच में गए यार? उन्होंने कितना आपकी मदद की बीच में आपके जाकर के, कितना उन्होंने आपका दुख दर्द जाना। साथियों लाइव आकर के हम भी अपनी बातें रख देते हैं। चाहूँ तो मैं भी एक पार्टी का प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हूँ, तो मैं भी यहाँ पर आकर के सिर्फ किसी पार्टी को घेरूँ, विपक्ष को घेरूँ और अपनी बातें रखूँ, अपनी राजनीति को चमकाऊँ मैं। लेकिन साथियों बिल्कुल मेरा मकसद कुछ ऐसा, मेरा मकसद नहीं कि मेरी बातों से आप सोचे कि मैं एक नेता हूँ। मैं बिल्कुल साथियों नहीं ऐसा, मैं सिर्फ आप सबके बीच देखता हूँ कि लोग दिक्कत तकलीफ़ें लोग झेल रहे हैं, मुझे साथियों बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें ऐसी।
सौरभ मिश्रा भाई कमेंट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन प्लेइंग द बिग रोल इन एक्सपेंडिंग पैंडेमिक ऑन कोविड सेकेंड वेव इन इंडिया। बिल्कुल एकदम यथार्थ सत्य की बातें हैं, कंप्लीटली एग्री कि सारा का सारा खेल इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल चल रहा है। भाई वो है भी किसके हाथों में? इस समय मेरे को बताइए आप कि स्वतंत्र है कौन? चुनाव आयोग स्वतंत्र है या प्रशासनिक व्यवस्था स्वतंत्र है या फिर आपकी न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र है? क्या स्वतंत्र क्या है इस समय? साथियों कुछ भी स्वतंत्र नहीं है इस समय। जो भी है वो खुल के अपनी बातें नहीं रख पा रहा, अपना वो काम खुल के कर ही नहीं पा रहा। अगर चुनाव आयोग अपना काम खुल के कर पा रहा होता तो उसने चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ा दिया होता। जब स्थिति कुछ सामान्य हो गई होती तब होते चुनाव। क्या कारण था कि जनवरी में होने वाले चुनाव आज मार्च तक की स्थिति में आ पहुंचे? सदियों मार्च क्या, जो काम साल के शुरुआत में होने थे वो अप्रैल लास्ट तक क्यों पहुंच गए? साथियों समझना होगा साथियों आप सबको इन बातों को कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें मौके पर राजनीति करनी है। साथियों संकट काल में राजनीति करनी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ कोरोना पे राजनीति करनी है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हमने इतने पैकेज का ऐलान कर दिया है, हमने इस चीज़ के लिए इतना ऐलान कर दिया है, हम मन की बात कर रहे हैं। अरे भाई मन की बात नहीं, कभी कभी महोदय जी आप काम की भी बात कर लीजिए, कभी जनता की बात कर लीजिए, कभी जनहित की बात कर लीजिए आप, लेकिन करेंगे भी क्यों आप? अगर आप बात कर लेंगे जनहित की, उनकी समस्याओं को अगर आप सुन लेंगे तब तो आपसे लोग सवाल करेंगे और सवाल भी वैसे होंगे जिनके आप जवाब दे नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार की मीडिया जो है वो आपसे खुल करके आपसे कोई सवाल नहीं कर पा रही है। किसी भी मीडिया का कोई पत्रकार, कोई भी चैनल खुल करके आपका इंटरव्यू नहीं ले पा रहा। क्यों? जैसी बातें उसको आप नोट करा दोगे कि ये 5 बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और आप मुझसे ये सवाल करिएगा और उन बातों को मैं ये जवाब दूंगा। तो वही आपसे वो सवाल पूछती है मीडिया, वही उसका आप जवाब देते हैं महोदय, और इस प्रकार करके आप लोगों को गुमराह करते हैं। लोग कहते हैं वाह 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 वाह। अभी साथियों मुझे एक बात याद आ गई, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं। साथियों बोला ये भी कोई सवाल हो कि आप आम कैसे खाते हैं, आप पानी कैसे पीते हैं? कितनी सर्व की बात साथियों कि हमारा लोकतंत्र जो है इसमें उसका जो स्तर काफ़ी गिराया जा रहा है। लोकतंत्र का स्तर, देश की जो हमारी मीडिया है वो अपना काम खुल करके कर नहीं रही है। जब तक साथियों देश का मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा, जो भी तमाम अंग हैं देश को चलाने के लिए, न्यायिक व्यवस्था हो, चुनाव आयोग व्यवस्था या जो भी अन्य चीज़ें हैं जो देश के चलाने में सहयोग करती हैं, जो देश हित में सहयोग करती हैं, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए। उन पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपको ये बोलना है, आपको ये खबरें दिखानी है। भाई आपकी नाकामियों को कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? इस भयावह स्थिति को, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई मीडिया खुल के इस पर कोई सवाल क्यों नहीं कर पा रहा? कोई मीडिया। हॉस्पिटल्स की स्थिति ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अभी कल रात के साथियों एक ताज़ा वाकया से मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक मित्र हैं, कल मुझे रात में फ़ोन करते हैं करीब 1:25 पर कि भैया बहन की तबीयत ख़राब है और इसे अब कैसे किया जाए। तो जो कुछ मुझे पता थे कि किस प्रकार की मतलब कैसे क्या एक दवाई जो होती है उसमें क्या जो होता है ना फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, मैंने उनको बताया कि जब उनकी स्थिति सामान्य नहीं हुई उनकी सिस्टर की, तब उन्होंने बोला कि भैया हम हॉस्पिटल आ रहे हैं, आप थोड़ा आ जाइए। मैं साथियों रात के 1:30-2 बजे के बीच में, मैं रात में निकलता हूँ घर से, जाता हूँ, देखता हूँ हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर्स अंदर, और डॉक्टर्स नहीं भी थे तो उनके सिस्टर्स, कंपाउंडर्स वहाँ पे लोग थे, लेकिन वो लोग बहुत भी चिल्लाने के बाद भी, दरवाज़ा पीटने के बाद भी वो लोग दरवाज़ा चैनल गेट खोल नहीं रहे वो लोग। साथियों किसी की जान से बढ़ के क्या हो सकता है बताइए मेरे को आप। ताज़ा वाक़या साथियों, मैं जग ही रहा था कि मुझे फ़ोन आता है, मैं जाता हूँ भाग करके उनकी सहायता के लिए, लेकिन कोई देखने तक नहीं आता कि इनको हुआ क्या, पेशेंट को हुआ क्या, देख तो ले यार। मैं
थोड़ा सा कड़वी बात कहना चाहूँगा कि अगर भगवान ना करे, जो डॉक्टर्स नहीं देख रहे पेशेंट को, अगर कल को कुछ उनके परिजनों को हो गया और आपके परिजनों को देखने से किसी और डॉक्टर ने मना कर दिया, तब आपके ऊपर कैसा बीतेगा उस समय, बताइए मेरे को साथियों आप। डॉक्टर्स को हम आप भगवान का दर्जा देते हैं, बिल्कुल डॉक्टर्स हमारे भगवान होते हैं, लेकिन इस समय डॉक्टर्स भी इस मामलों में अपने एक होता है ना मौके का उठाना फ़ायदा, वो लोग वैसा कर रहे हैं साथियों। हम देख रहे हैं, हमने कई बार देखा है ऐसा, हमने स्वयं महसूस किया उन चीज़ों को कि डॉक्टर्स ऐसे सीधे आपसे सीधे मुंह तक बात नहीं करते हैं, दूर से भगाते हैं आपको ऐसे। साथियों क्या स्थिति ये आ गई है कि डॉक्टर्स भी मरीजों को देखने से मना कर देगा? साथियों बड़ी चिंता का विषय है। अब आपको और हमको सोचना होगा कि देश हमारा कैसी स्थिति में आ पहुंचा है कि जहां पर डॉक्टर्स भी ढंग से खुल करके इलाज नहीं कर रहे अपने मरीजों का। साथियों लगभग 1 घंटे हो रहे हैं और अंत में आप सबसे यही बोलते हुए विदाई लेना चाहूँगा, लाइव को अपने में एंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब लोग घरों में रहिए, सेफ रहिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ यूज़ मास्क का आप लोग यूज़ करिए, और जब तक ज़रूरत ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, आप लोग बाहर ही मत निकलिए। साथियों किसी प्रकार की कुछ भी ज़रूरत है आसपास के क्षेत्रों में, मैं किसी प्रकार की सहायता के लिए आपके लिए 24/7 में तत्पर हूँ। साथियों 24 घंटे 7 दिन 12 महीने मैं आपके लिए सेवा में तत्पर हूँ साथियों। मैं मुझे और सिर्फ सेवा भाव से। साथियों ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का नेता हूँ या किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ प्रदेश का, तो मैं उस स्तर से आपके पास मिलने आऊँगा या आपकी सहायता करूँगा। मुझे साथियों बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मैं किसी के कुछ काम तो आ सकूँ, कम से कम मेरा जीवन धन्य होगा अगर मैंने किसी की मदद की तो। साथियों अगर किसी की मदद करते हैं ना, तो जो एक अंदर से जो खुशी मिलती है, जो आत्मिक खुशी आती है, वो आपको खुशी कभी दोबारा महसूस नहीं हो सकती किसी और मौके पर भी। साथियों यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग प्लीज़ घरों में रहिए, सेफ रहिए, और जहाँ तक हो सके कम से कम बाहर निकलिए, लोगों की मदद करिए, और जहाँ कहीं भी लगे आपको की ज़रूरत मेरी पड़ती है, मुझे आप तत्काल इन्फॉर्म करिए, सूचित करिए। मेरा नंबर निकालिए आप फेसबुक से, या मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मुझे टैग करके पोस्ट करिए। तब जिस प्रकार से आपको लगे कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे आप मिल सकते हैं, आप मुश्किल साथियों मुझसे संपर्क करिए प्लीज़। और आप सब लोग प्लीज़ घरों में रहिए, लेकिन हाँ वीडियो को प्लीज़ साथियों अधिक से अधिक शेयर करिएगा प्लीज़। लाइव एंड होने के बाद भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और आप शेयर करिएगा वीडियो को। और जवाबदेह लोगों से सवाल करिए, आप उनसे सवाल आपको करने होंगे साथियों। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, ये महामारी आ गई, वो महामारी आ गई, आप ऐसा ना करिए, वैसा करिए, बाहर मत निकलिए, मिलिए मत, ये है वो है, और हम 2 लाख की रैली करते हैं। आप घरों से बाहर मत निकलिए साथियों, लेकिन हम 2 लाख की भीड़ को लेकर के रैली करेंगे, हम रोड शो करेंगे 2 लाख की भीड़ का लेकर के साथियों, क्योंकि हमें सत्ता की चिंता, हमें कुर्सी की चिंता साथियों। ऐसी स्थिति इस देश में आ चुकी है। साथियों मैं लाइव को एंड करना चाहूँगा, क्योंकि 1 घंटे हो रहे हैं, शायद लाइव 1 घंटे में अपने आप एंड हो जाता है। तो साथियों उम्मीद होगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, आप सबके परिजन स्वस्थ रहेंगे, आप सबके अपने आसपास का माहौल आपका सब स्वस्थ रहेगा। इन सब बातों के साथ साथियों अपनी बाणी को विराम देते हुए आप सबके बीच पुनः एक बार जय हिंद। साथियों प्लीज़ यूज़ मास्क। ठीक है साथियों, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जय हिंद साथियों। और प्लीज़ साथियों से प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो भी बातें आपको पूछनी होंगी, जो भी आपको सवाल करने होंगे, प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर सवाल करिएगा। आपसे आपकी हर बातों का, आपकी हर दिक्कतों का समाधान किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा कि आपकी हर बातों का। ठीक है साथियों, समय काफ़ी हो चुका है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हुए साथियों, ठीक है, कल मैं फिर एक बार पुनः रात्रि में 9 बजे ही आप सबके बीच लाइव आऊँगा, और तब तक आप लोग अपने सवाल जवाब जो भी आपको करने होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा प्लीज़ साथियों। आप लोग सवाल नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमें अच्छा कम लगता है साथियों कि आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं सिस्टम से।
सरकार से आप लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों, अगर किसी भी साथी को कुछ भी मुझसे सवाल पूछना होगा, कुछ भी बातें होंगी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। लेकिन प्लीज़ अपने वीडियो को शेयर करिए साथियों। जितना अधिक साथियों वीडियो को शेयर करेंगे उतना अधिक ये आपके साथियों हमारे और आपके हित की ही बात है। अगर कोई साथी लाइव में कुछ बात करना चाहे तो प्लीज़ साथी आपसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल निसंदेह आप सबको बातों को सुना जाएगा, आपकी दिक्कतों को समझा जाएगा और जिस प्रकार से हो सकेगा साथी उसको प्रयास किया जाएगा उसको हल करने का साथियों। प्लीज़, बट प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो। साथियों, आप में से बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देखने के लिए फ़ोन चलाते हैं, तो मैंने प्लान कर रहा हूँ कि मैं कल से दोपहर में एक बार यूट्यूब पे अपने चैनल पे लाइव आया करूँगा और चैनल का अपने मैं लिंक या फिर उसका जो भी चैनल मेरा है मैं उसको भी कमेंट बॉक्स में या फिर उसको मैं फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। तो आप सब लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, जिससे कि कुछ साथियों से यूट्यूब पे भी बात हो सके करे। क्योंकि कुछ साथी हैं जो कि फेसबुक नहीं चला पाते हैं या जिनके या कुछ भी और भी लोग होंगे जो लोग नहीं पढ़े लिखे बेचारे होंगे, वो लोग सिर्फ यूट्यूब खोलते होंगे। तो प्लीज़ वो लोग सुन लें या उन तक बात पहुँचा दीजिए आप लोग कि कल से मैं अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल भी दोबारा एक बार लाइव आया करूँगा। आप लोग मुझसे वहाँ भी अपने सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अभी मैं कुछ देर के लाइव वीडियो को एंड होने के बाद कुछ देर के बाद मैं अपने चैनल को फेसबुक पर पोस्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ आप सभी साथी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी लाइव आने वाला कुछ भी है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी कि मैं कौन सा वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, कब लाइव आ रहा हूँ, कब क्या दिक्कतें हैं। तो उसमें आप वहाँ पे रख सकते हैं अपनी। कुछ साथी फिर से लाइव जोड़ रहे हैं, देखता हूँ लाइव साथियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए मुझे कुछ देर और रुकना पड़ेगा अपने लाइव को। ठीक है साथियों, समय काफ़ी हो चला है, अब कुछ लोगों के सोने का भी वक्त हो चुका होगा। तो प्लीज़ मैं आप सबको डिस्टर्ब ना करते हुए अपने वीडियो को एंड करता हूं और अंत में आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक, और जिन साथियों के कुछ भी सवाल होंगे प्लीज़ आप लोग सवाल करिएगा, पूछिएगा कि आप क्या सरकार से आप सवाल करना चाह रहे हैं। साथियों, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, साथियों किस साथी को क्या समस्या से किसको दिक्कतें आ रही हैं, कौन साथी क्या दिक्कत झेल रहा है, साथियों उनका समाधान किया कैसे जाएगा। तो प्लीज़ साथियों आप लोग अपनी बातों को रखिएगा, मैं आप सबकी बातों को अधिक से अधिक समझूंगा और अधिक से अधिक आप सबकी मदद करने का प्रयास करूंगा। साथियों, हम लोग साथियों प्रतिदिन लगातार कुछ ना कुछ लोग मदद करते आ रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी को दवाइयों से, किसी को हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम कराना, मतलब जिस प्रकार हो सक रहा है, किसी को भोजन से लेकर के, मतलब हर प्रकार की हम लोग हेल्प कर रहे हैं और आगे भी साथियों लोग हेल्प करते रहेंगे। प्लीज़ साथियों आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप सब लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़रूरत पड़े आप लोग मुझे कॉल करिए, मुझे इन्फॉर्म करिए, आपकी डोर टू डोर आपके साथियों हेल्प की जाएगी। कहने का साथियों निष्कर्ष यही था कि आप सब लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेने का समय आ गया। बाय बाय साथियों, जय हिंद, जय भारत। बट प्लीज़ साथियों प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को प्लीज़, और आपके जो भी सवाल हो उसको पूछिए आप लोग सरकार से, हमसे आप करिए सवाल। अगर आप सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे तो आप मेरे कमेंट में करिए पोस्ट, ठीक है, मैं वो बातें डायरेक्ट आपसे लाइव में आकर के फिर उन्हीं बातों को, उन्हीं मामलों को उठाऊंगा। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, जो दिक्कतें, जो मामले आप देख रहे हैं समाज में, जो दिक्कतें आपको लग रही हैं या जो भी मुद्दे और भी मुद्दे जो भी आपके हैं
उनको आप कमेंट करिएगा। मैं उन बातों को कल लाइव में आप सबके सामने रखूँगा और कल सिर्फ उन्हीं बातों को रखा जाएगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।